नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। ट्विटर के जरिए जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी बधाई। पीएम मोदी की अपील, इको फ्रेंडली बाजार, चाइनीज प्रोडक्ट, सामान, देसी चीजें मौजूद। महिलाओं ने बनाए एक से बढ़कर एक भारतीय उत्पाद। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। उत्तराखंड निवास निर्माण का किया मुआयना। बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को लागू होगा ड्रेस कोड। नीली शर्ट और काली पैंट में दिखेंगे कर्मचारी। कांग्रेस ने किया कटाक्ष। आस्था का केंद्र है धर्मनगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी माता का मंदिर। नवरात्र पर देश के कोने कोने से उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। भारी संख्या में आ रहे हैं यात्री। पुनर्निर्माण कार्य पर भी पड़ा बुरा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला में एयरपोर्ट सटे वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटने के लिए वन मंत्रालय ने स्वीकृति मिलने के बाद जहां एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ और तमाम सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ता अब एयरपोर्ट के वन क्षेत्र और पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि जंगल और पेड़ों का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए काटा जाना है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विश्वास दिलाया है कि जंगल के जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके स्थान पर 2 गुने पेड़ दूसरी तरफ स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की खुशहाली और विकास के लिए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाकर बड़े पैमाने में बनाना होगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए जो लोग पर्यावरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें राज्य का हित के लिए भी सोचना चाहिए। देहरादून के एयरपोर्ट का महत्व केवल पर्यटकों के लिए और आने वाले लोगों के लिए नहीं है, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग जो पहले यहाँ पर विस्थापित होकर आए हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाए? इस तरह का षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी निगरानी कमेटियों को रिपोर्ट का अवलोकन कर उनकी अलग अलग रिपोर्ट कोर्ट में 31 अक्टूबर तक पेश करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि निगरानी कमेटियों ने जब अस्पतालों की निगरानी की तो एम्स के डायरेक्टर व एसटीएच हल्द्वानी ने कमेटी से डॉक्टर्स, स्टाफ व नर्सों की कमी की बात कही है। आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद दबराल ने क्वारंटाइन सेंटरों के कोविड अस्पतालों में बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिका दायर की थी, जिसके चलते हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी तक 4 रिपोर्टें आ गई हैं कमेटियों की और सरकार ने सिर्फ केवल अपना रिस्पांस पहली रिपोर्ट में ही दिया है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, 4 रिपोर्टें आई हैं, उनके प्रति उनका रिस्पांस क्या है उसके बारे में बताया। हमने यह भी बताया कि हर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। रिपोर्ट्स में लिखा गया है, डायरेक्टर एम्स और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के सीएमओ ने भी यह मांग करी है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को बढ़ाया जाए। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद उत्तराखंड निवास निर्माण का मुआयना भी करने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ इश्यू थे। तो जो पहला हमारा इश्यू था, कोविड के कारण लगभग 6.5 लाख के करीब लोग उत्तराखंड के आंतरिक जो हमारे कस्बे हैं, शहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रोजगार की चिंता राज्य सरकार ने की है और इसके लिए तमाम योजनाएं
मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हमने राज्य में लॉन्च की हैं। ऐसे ही जो कैंपा फंड होता है हमारा, उसमें भी हमने 10,000 लोगों के रोजगार के लिए एक योजना भारत सरकार को बनाकर दी है। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर आए थे। अन्य गतिविधियों से बाहर कर दिया गया था, तो हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि इसको वन जो गतिविधियां हैं या इसको वानिकी गतिविधि में पुनः सम्मिलित करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी। उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के कारण, विशेषकर बंदर, सुअर और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय जिसे कहते हैं, वन्य जीव और मानव संघर्ष है, उसको रोकने की दृष्टि से, वनाग्नि रोकने की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से कुल एक 262 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए हमने भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा है। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अमित शाह को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट के जरिए बधाई दी और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। एक कर्मठ, जुझारू, अनुभवी और कुशल संकटकर्ता माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और भी अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना करता हूं। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा के माजरी ग्रांट सभा में कृषि विभाग की तरफ से आयोजित ग्राम सभा में शिरकत की और माजरी को नाबार्ड की तरफ से IMA के विलेज घोषित की योजना बनाई है। और ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए सीएम ने इस योजना से राज्य के 92 गांव और को जोड़ने की बात कही है। बता दें कि सीएम ने क्षेत्र के लोगों को बधाई दी और कहा कि डोईवाला विधानसभा का माजरी ग्रांट गांव और कृषि के क्षेत्र में आदर्श गांव बनेगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर नाबार्ड के चेयरमैन GL चिंतला के साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ DM आशीष श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी में शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में शिरकत की। वह रेशम माजरी स्कूल में कृषि विभाग नाबार्ड की तरफ से माजरी ग्रांट को IMA विलेज घोषित होने पर योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज से यह योजना शुरू हो रही है और माजरी ग्रांट ग्राम सभा का चयन नाबार्ड द्वारा किया गया है, जो क्षेत्र और राज्य के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो दृष्टिगत पत्र जारी किया था वह पूरा होने के करीब है। सबके सहयोग से विकास कार्यों को उतारकर डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया जा रहा है। एक ऐसी योजना है जो किसानों के सहकार से चलेगी और हमारे कृषि मंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से इससे हमारी जो किसान है उनकी आय की वृद्धि होगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और धीरे धीरे आज राज्य में 95 गांवों को इसके अंदर कवर किया गया है। धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नाबार्ड द्वारा क्षेत्र और राज्य के लगातार विकास में सहयोग करने से राज्य जहां लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना काल में भी किसानों का गन्ना भुगतान करके राज्य सरकार ने देश में इतिहास बनाया है। किसानों से जुड़ी हर योजना का लाभ गांव के हर किसान तक पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
नाबार्ड के चेयरमैन जीएल चिनलता ने बताया कि उत्तराखंड में माझी ग्रांड ग्राम सभा को नाबार्ड ने IMMA विलेज घोषित करने की योजना की शुरुआत की है, जिससे गांव का विकास और तेज होगा। साथ ही संयुक्त खेती का प्रचलन बढ़ेगा और किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सरकार का एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट, एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फ़ायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। और ये इसमें ये गांव में अभी हमें तो अभी तक देखा था, उसका पूरा आंकड़ा देख लिया तो बहुत सा अच्छा सा रिजल्ट्स आ गया। माझी ग्रांड गांव को नाबार्ड द्वारा विकास योजना के लिए चयनित किए जाने पर गांव के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सीएम डोईवाला को लगातार विकास योजनाओं से जोड़कर जनता से किए अपने हर वादे को पूरा कर रहे हैं, जो क्षेत्र और राज्य के लिए गौरव की बात है। हमारे गांव के लिए और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है विधानसभा है, उसमें जो है हमारा गांव माझी ग्रांड आता है, उसमें IMMA विलेज का जो चयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यहीं से हमारे गांव से और भी गांव की जो IMMA चयनित ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड राज्य की, हर ब्लॉक में एक पंचायत IMMA विलेज में चयन किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर लोईवाला विधानसभा के माझी ग्रांड को पहला IM विलेज घोषित किया गया है और इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। इसका लाभ जहां किसानों को मिलेगा तो वहीं संयुक्त खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय में जहां वृद्धि होगी तो वहीं फसल का उत्पादन भी अच्छा होने पर इसका लाभ गांव और क्षेत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना डोईवाला को मिलने से लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और कार्यकर्ता भी सीएम और नाबार्ड का धन्यवाद जता रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अरे तुम किसके हितैषी हो भाई? किसानों के हितैषी हो, कृषि के हितैषी हो, या अपने हितैषी हो, या अपने परिवार के हितैषी हो? क्या हो आप? आपने 2019 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखो, आपने लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को हम स्क्रैप करेंगे। आपने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम साथ देंगे। आपने लिखा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हम रेलेवेंट बनाएंगे। ये एक ऐसा पुराना एक्ट है विच शुड गो अवे, ये जाना चाहिए। मोदी जी ने कर दिया, जाने का इंतजाम हो गया, अब क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान रखना, ये राजनीति के आसपास घूमने वाले लोग हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं है। अगर किसानों के हितैषी होते तो कहते मोदी जी आपने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था लेकिन आपने करके दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात कहते, लेकिन नहीं कह रहे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, साफ लिखा है, एक्ट में लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, जमीन पर उपजे हुए चीजों का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। आप बताओ, किसान को सशक्तिकरण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कोई गलती से या बदमाशी से या चालाकी से वो जमीन का भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्ट में ही डाल दिया कि जमीन पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, जमीन से उपजी हुई चीज पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट होने पर दाम पहले ही तय हो जाएगा और दाम अगर मार्केट अच्छी हुई तो उसका बोनस रेट भी तय हो जाएगा और जो भी होगा इसका फायदा नुकसान, जो व्यापारी आपके यहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा नुकसान सहने का जिम्मा उसका होगा, फायदा लेने का जिम्मा किसान का होगा। यह बात उसमें लिख दी गई। कितने दूर तक की बात सोची गई है भैया, कितनी दूर तक की बात सोची गई। अब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब था? ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तब था जब अनाज की कमी थी, जब लोग अनाज स्टोर कर लेते थे तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता था कि भाई आप अपना अनाज निकालो और आप मार्केट में पहुंचाओ, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय लगती थी। आज भरमार है और सबने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि वी विल डू अवे विद द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो उसके बारे में भी सप्लाई चेन को सुदृढ़ीकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बताओ, सामान सुदृढ़ीकरण के साथ पहुंचे उपभोक्ता तक इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है और अन्य नेता हैं, ये वैसे हैं जब खेल में हार जाए ना, आप देखते थे ना बचपन में, जो हारने लगता था ना विकेट उखाड़ के चल देता था। याद है आपको? क्रिकेट में होता था कि नहीं? जो हारता था ना बोलता था नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, विकेट उखाड़ चल दे बने। और हम यहाँ पे सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने किसान बिल 2020 पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चमोली में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेस प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना धरातल पर गुणवत्ता से उतारने के लिए अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बेहतर सामंजस्य बनाकर कार्य करें, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। बता दें कि चमोली जिले में अधिकारियों की कमी के बावजूद केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति का प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद ने जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित विभागीय अधिकारियों के काम की सराहना की। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें। PMSJSY की मींग मेधरा गंगोट सड़क का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से पूरा न होने की जिलाधिकारी को जांच करने के कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सांसद एवं विधायक गणों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज आम आदमी विकास चाहता है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हम लोग विकास से जुड़े हैं। अब छोटी मोटी चीज़ों को दूर करते हुए पहली बार इस प्रकार का दिखता है। तो पहले जहां लोगों में ये था कि रोड सड़कें हो रही, खेत जा रहा है, खतरा बन रहा है, आज लोगों का मन बदल गया पूरी तरह से। उसको लगता है कि चौड़ीकरण होने से हमारा विकास होगा, पर्यटन तीर्थाटन बढ़ेगा। यही नहीं तो हमको भी सुविधा सहूलियत होगी, बड़े बड़े हैवी वाहन चलेंगे, गाड़ियों के पूरे चक्के भी कम घिसेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने कॉर्पोरेट कल्चर को अपना लिया है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अपने ऑफिस के काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इसमें बीजेपी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट का ड्रेस कोड लागू किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट कल्चर, पहले चेहरा और होता था, मुखौटा और होता था, लेकिन अब उन्होंने वो शर्म भी छोड़ दी। अब जो असली चेहरा है, उस चेहरे को दिखाने में उनको कोई संकोच नहीं, क्योंकि लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं उस रूप में। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से उपजीवी पार्टी तो है नहीं, ये भारत की आज़ादी के आंदोलन से उपजीवी पार्टी तो है नहीं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत की आज़ादी के बाद जब ये देश में इन्होंने राज करना शुरू किया तो शुरू में संकोच रहा इनको। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में नैनीताल की माल रोड में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया। टेस्टिंग कैंप में होटल व्यवसायियों और नाव चालकों सहित उनके परिजनों का टेस्ट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी KS धामी ने बताया कि आज 150 से 200 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने माल रोड के लिए कैंप लगाया है। इसमें माल रोड के सारे व्यापारी और होटलेरियंस हैं, इन लोगों को बताया गया है। करीब 150 से 200 लोगों का हमारा टारगेट है। मैक्सिमम लोगों को RT-PCR टेस्ट करना है आज हम लोगों का जी। और कल का टारगेट हमारा भोटिया मार्केट का है। आने वाले दिनों में समस्त समुदाय के त्योहारों को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने समस्त धर्मों के धर्म गुरुओं और गणमान्य नागरिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें SDM और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समस्त त्योहारों को घरों में ही मनाने की सहमति बनी। बुलाया गया था
क्योंकि अब रामलीला है, दशहरा है, वाल्मीकि जयंती है, बारह वफात है, दिवाली है और कई त्यौहार एकदम से पड़ रहे हैं और उसमें सहयोग की अपील की गई है कि भाई जो भी कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ यात्रा में हर दिन भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और अब तक यात्रा का आंकड़ा 58,000 के पार हो चुका है। भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये लोग कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं। संक्रमण के कारण जो देश विदेश के आने वाले तीर्थयात्रियों को डर बना हुआ है, वहीं केदारनाथ यात्रा पर मार्ग पर व्यवसायी और घोड़े खच्चर संचालक इस संक्रमण से अनजान बने हुए हैं। घोड़े खच्चर मजदूर यात्रियों के केदारनाथ ले जाते हैं और उन्हें लेकर भी आते हैं। तीर्थयात्रियों को घोड़े खच्चर में बैठाने वाले पैदल मार्ग से लेकर धाम पहुंचाने वाले आते समय कहीं भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि घोड़ा खच्चर संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 से काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने जनपद में जो है कोविड-19 के संबंध में जानकारी रखना आवश्यक है। और वर्तमान में हमारे जनपद में श्री केदारनाथ चारधाम यात्रा चल रही है। माँ भगवती देवी दुर्गा की शक्ति साधनाओं के समर्पित नवरात्र के इन पावन पर्व दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। असुरों पर क्रोधित होकर प्रहार अपने भक्तों पर ममता का स्नेह लुटाने वाली देवी का ऐसा ही संयुक्त स्वरूप धर्मनगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर है। जी हाँ, यहाँ पर माँ चंडी देवी के रूप में से जाना जाता है। पूरे नवरात्र में देश के कोने कोने से भक्तों की अपार भीड़ इस मंदिर में जुटती है। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो मां चंडी देवी मंदिर पर वर्ष भर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन दिनों में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मां चंडी देवी मंदिर हरिद्वार नगरी के दक्षिण में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ 2 मार्गों से पहुँचा जा सकता है। एक मार्ग पैदल है तो दूसरा रोपवे। पैदल मार्ग से चढ़ाई करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। दूर दूर से आए श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। वहीं रोपवे से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ के शिखर पर मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के जितने चेहरे हैं, देवी मां के चमत्कारों की उतनी ही कहानियां। कुछ भक्त देवी को संतान का सुख देने वाली देवी कहते हैं, तो वहीं कुछ भक्त परिवार में सुख शांति धन धान्य की वर्षा होने की बात कहते नहीं थकते। चंडी देवी मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। बिना थके बिना रुके श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर हैं। बहुत अच्छा लगा है, माई के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा है और माई से हाथ जोड़ के विनती करी है हमेशा के लिए। ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। देवी मंदिर आते हैं कनखल से, रोज आते हैं डेली और बहुत हाँ जी छठा नवरात्रा बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरे व्रत करके माता रानी दर्शन देती है। बहुत खुले अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह माता के दर्शन करके व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ की सजावट भी अच्छी है, भक्त भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। चंडी देवी मंदिर के महत्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। माँ भगवती यहाँ रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी और चंडी चौदस को यहाँ पहुंचकर माता की आराधना करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के जो अश्विन के नवरात्र आते हैं वो माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए ही विशेषकर बताए गए हैं। और जो माँ चंडी देवी के जो मंदिर है, माँ भगवती यहाँ पर 2 रूपों में विराजमान है। एक रौद्र रूप में रुद्र चंडी के रूप में है, जो क्रोध का रूप है भगवती का, और एक शांत रूप है जो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्रों में विशेषकर यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, चंडी चौदस जो विशेषकर यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है और माँ का विशेष दिन भी कहा गया है। तो पुराणों में भी यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ माँ मंदिर के दर्शन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, पाठ करता है, भंडारा करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है।
नवरात्रों में भी और वैसे भी विशेषकर जो भगवती जो है सभी की कुल देवी है और देश विदेश से भी, देश से तो हमारे यहाँ आते ही हैं, विदेशों से भी काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी लोगों का यही रहता है कि भाई नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना, माँ के दर्शन हो सके। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यूं तो मां भगवती के देश भर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन हरिद्वार का मां चंडी देवी मंदिर भी माता के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।